नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी एडियही काकी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए एडियही काकी। एडियही काकी निकल पड़ी हैं, हमें देर हो रही है, कहते हुए बच्चे जल्दी जल्दी बस्ता उठाकर चलने लगे। मुझे उनका संबोधन अनोखा लगा और मैंने देखा खेत की पतली मेड़ से साइकिल चलाती सीधे पल्ले की साड़ी पहने सिर ढके एक बहू जा रही है। तो भाई से पूछ लिया, कौन है यह? इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रही है? और बच्चे उसे क्या कह रहे हैं? क्या बच्चे उसके पास जा रहे हैं? वह इनकी अध्यापिका है? भाई ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, लंबरदार काका की बहू बिमला है, अपने दुर्भाग्य से जूझ रही है। गांव के कुछ लोगों ने उसे यह नाम दिया तो बच्चे भी सुनकर सीख गए। मना करने पर भी बच्चों की जुबान पर यह नाम चढ़ गया है। यह एड्स की मरीज है, यह अध्यापिका नहीं है। बच्चे इसके समय की पाबंदी जानते हैं, इसलिए अपने स्कूल जाने का समय इससे जोड़ते हैं। पास में बैठे सभी लोगों ने उसके साहस और धैर्य के बारे में जो भी बताया वह सचमुच सराहनीय था। उसके पति की एड्स की बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी और वह स्वयं एड्स की बीमारी से जूझ रही थी। उसकी करुण कहानी सुनकर दुख हुआ। विमला का पति अहमदाबाद में नौकरी कर रहा था, वहां उसे एड्स की बीमारी हुई। उसने अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताया और चुपचाप दवाइयां खाता रहा। जिसने जो दवा बताई वह खाता रहा और अंतिम समय आ गया तो अस्पताल में भर्ती हुआ। विमला गांव में ही रहकर खेती बाड़ी संभाल रही थी और अपने 2 बच्चों को पढ़ा रही थी। बीमार ससुर और बूढ़ी सास की सेवा करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वह पति के पास नहीं रह पाती थी। कभी गई भी तो 2-4 दिन के लिए। पति पिछली बार घर आया तो उसे कमजोर देखकर उसने पूछा भी कि आपको क्या तकलीफ है। उसने अपनी बीमारी के बारे में सही जानकारी नहीं दी। विमला ने गांव के वैद्य जी को दिखाने की बात कही तो वह वहां जाने को तैयार नहीं हुआ। विमला के सद्व्यवहार का पूरा गांव कायल था। वैद्य जी से विमला ने अपनी परेशानी बताई कि राजेंद्र यहां आने को तैयार नहीं है। तो वैद्य जी बोले, बहू तू परेशान न हो, घर जा, मैं अभी आ रहा हूं। वैद्य जी स्वयं आ गए तो राजेंद्र को मजबूर होकर वैद्य जी को दिखाना ही पड़ा। वह सोच रहा था कि गांव के वैद्य जी तो इस बीमारी का नाम भी नहीं जानते होंगे, वे क्या समझ पाएंगे। उसने वैद्य जी को नाड़ी दिखाई। नाड़ी देखते ही वैद्य जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। उन्होंने राजेंद्र से प्रश्न पूछने शुरू किए, जिसमें उसकी सारी तकलीफ और लक्षण के बारे में ही अधिकांश प्रश्न थे। राजेंद्र चकित था। यह सब केवल नाड़ी देखकर कैसे जान गए वैद्य काका? वैद्य जी ने विमला को पानी लाने को भेज दिया और राजेंद्र से अकेले में पूछा, कैसे हुआ तुम्हें यह रोग? कब पता चला इस रोग का? क्या दवा खा रहे हो? राजेंद्र जवाब देने में हिचक रहा था। ऊपर से विमला भी आती हुई दिखी। वैद्य काका ने कहा, तुम मेरे घर चलो, वहां मेरा एक मरीज इंतजार कर रहा होगा, उसे देखकर तब तुम्हें देखूंगा। राजेंद्र समझ गया कि वैद्य काका उससे एकांत में बात करना चाह रहे हैं। वह उनके पीछे जाने को मजबूर हो गया। वैद्य काका ने आवाज दी, बहू मैं राजेंद्र को साथ ले जा रहा हूं, वहां इत्मीनान से देखूंगा, तुम चिंता मत करना, मैं वापस साथ लेकर आऊंगा, तब तक मेरे लिए मट्ठा मत कर रखना, आकर पीऊंगा। वैद्य काका ने राजेंद्र को एकांत में बैठाकर पूरी बात जानने के लिए तरह तरह के प्रश्न किए। राजेंद्र बगले झांकते हुए उन्हें आधा सही आधा गलत उत्तर देता रहा, पर वैद्य काका की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया था। उन्होंने सीधे प्रश्न किया, देखो राजेंद्र, इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है
किसी ऐसे मरीज से शारीरिक संबंध। सच सच बताओ, तुम्हारा किसी से ऐसा संबंध रहा? राजेंद्र अपनी बीमारी और ग्लानि से घुल रहा था। वह रो पड़ा। हाँ काका, मुझसे भूल हो गई, पर अब पछताने से क्या होगा। मैं धोखा खा गया अपने दोस्तों की बातों में आकर। काका, मेरी पत्नी को पता चलेगा तो वह मुझे माफ नहीं करेगी। मेरी गलती और बीमारी की खबर से तो वह टूट ही जाएगी। वैद्य काका ने धीरज देते हुए कहा, मैं उसे नहीं बताऊंगा, पर तुम सावधान रहना। तुम्हारे संसर्ग से बिमला में यह बीमारी न लगे, इसका प्रयास करना। अब तो राजेंद्र फूट फूट कर रो पड़ा। यह गलती भी मुझसे हो गई काका, अब मैं क्या करूं? वैद्य जी ने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां उसे खाने के लिए दी और उससे अधिक हिदायतें दी उसके खान पान और रहन सहन के बारे में। उसकी नौकरी किस प्रकार की है और उसकी क्या दिनचर्या है, इसके बारे में भी पूछा। वह एक फैक्ट्री में काम करता था जिसमें रासायनिक खाद आदि का प्रदूषण उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा था, किंतु यह सब जानते हुए भी वह नौकरी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि लंबी बेरोजगारी के बाद उसे यह नौकरी मिली थी। हर नव युवक की तरह उसके भी ऊंचे सपने थे ऐशो आराम की जिंदगी जीने के। गांव में इतनी खेती बाड़ी थी कि मेहनत करके वह उससे भी अच्छी कमाई कर सकता था, किंतु ग्रेजुएट होने के बाद उसे खेती किसानी का काम करने में संकोच होने लगा था। विमला के लाख मना करने के बावजूद वह शहर चला गया। विमला अपने वृद्ध सास ससुर की सेवा में रत थी और साथ ही खेती बाड़ी का काम भी अधिया पर देकर करा रही थी। वैद्य के यहां से राजेंद्र लौटा तो विमला ने जानना चाहा कि वैद्य जी से क्या बात हुई और क्या दवा दी। राजेंद्र ने झुंझलाकर उत्तर दिया, दवा दिए हैं और नौकरी छोड़कर घर बैठने को कह रहे हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, उनके कहने भर से कैसे छोड़ दूं? मैं तो कहता हूं कि खेती बाड़ी बेचकर तुम भी साथ चलो। शहर में मकान ले लेंगे और ठाठ से रहेंगे। वहां बड़े बड़े अस्पताल भी हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। इनके अच्छे भविष्य के लिए भी शहर में रहना जरूरी है। विमला सुनती रही और उसकी बात पूरी होने पर बोली, और अम्मा बाबूजी यह सब बेचने को और शहर जाने को तैयार न हुए तो क्या करोगे? वह बोला, उन्हें मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम तो उनकी लाडली बहू हो, तुम्हारी बात वे नहीं टालेंगे। विमला रात भर सो नहीं सकी। एक ओर बीमार पति के स्वास्थ्य की चिंता थी, तो दूसरी ओर वृद्ध सास ससुर की इच्छा के विरुद्ध पति का समर्थन करना उसके लिए कठिन था। वह जानती थी कि माँ बाबूजी पुरखों की विरासत को बेचकर शहर जाने को तैयार नहीं होंगे। फिर भी उसने निश्चय किया कि पूरी बात माँ जी को बताना जरूरी है। भोर में उठते ही वह अपने गृहस्थी के कार्य में रोज की तरह जुट गई। झाड़ू बुहारू करके बासन मांझ कर रख दिए, स्वयं स्नान किया और पानी भरकर माँ जी के स्नान के लिए रखाई। उनके पहनने के कपड़े स्नान घर में रखकर पूजा घर की सफाई की और पूजा के लिए फूल जल धूप दीप नैवेद्य सब थाली में सजाकर रख दिए। यह उसका रोज का नियम था। माँ जी पूजा से उठती तब तक उनके लिए चाय तैयार हो जाती थी। बाबूजी देर में उठते और नहाते थे। अस्थमा के रोगी थे। उनके लिए गाय का ताजा दूध और च्यवनप्राश माँ जी के चाय के साथ ही बाबूजी को भी दे देती थी। आज उसकी सूजी हुई आंखें और चिंतित चेहरा देखकर माँ जी ने पूछा, क्या बात है बहू, राजेंद्र की तबीयत कैसी है? कल वैद्य जी को दिखाने गया था, उन्होंने क्या कहा? उत्तर देते हुए विमला का गला रुंध गया। माँ जी को उसने सारी बातें धीरे धीरे बता दी। बाबूजी कुछ ऊंचा सुनते थे, यह अच्छा ही रहा, क्योंकि उन्हें क्रोध जल्दी आ जाता था और क्रोध आते ही उनकी सांस अधिक फूलने लगती थी। वह तो वैद्य जी की दवा का प्रभाव और खान पान में परहेज के कारण स्वस्थ चल रहे थे। गांव की आबो हवा के कारण भी दमा पर नियंत्रण रहता था। विमला को मन ही मन छोप खाए जा रहा था कि जिस शहर में अपना स्वास्थ्य खराब कर चुके हैं, उसी में सबको ले जाने की जिद कर रहे हैं।
कैसे इन्हें समझाया जाए? जल्दी किसी की न सुनते हैं न मानते हैं। उसने माजी से कहा, आप ही उन्हें समझाएं। माजी ने सहमति में सिर हिलाते हुए उसे सांत्वना दी। राजेंद्र तैयार होकर आ चुका था। विमला ने चुपचाप उसके सामने नाश्ता रख दिया। वह कनखियों से माँ, बाबूजी और विमला की ओर देखकर यह भांपने की कोशिश कर रहा था कि विमला ने बात छेड़ी है कि नहीं। सभी लोग चुप थे। वातावरण बोझिल हो गया था। बाबूजी शांतिपूर्वक अखबार पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे इन सभी बातों से अनभिज्ञ हों। राजेंद्र ने राहत की सांस ली। उसे अभी भी बाबूजी से कोई बात करने में भी डर लगता था। मां के चेहरे पर उसे चिंता के बादल घिरे दिखाई दे रहे थे। वह नाश्ता करके अपनी कोठरी में आकर लेट गया। विमला पानी और शहद लेकर आई और बोली, वैद्य काका ने दवा भेजी है, खा लीजिए। राजेंद्र उठकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ? तुमने मां से बात की कि नहीं? विमला कुछ उत्तर दे उसके पहले ही माजी कमरे में आ गई। राजेंद्र ने अपने बिस्तर पर मां के बैठने की जगह बनाते हुए उन्हें अपने पास बैठा लिया। मां ने पूछा, वैद्य जी ने क्या बताया? खाने पीने में कुछ परहेज भी बताया होगा। कुछ दिन लगकर उनकी दवा कर लो। छुट्टी बढ़ाने की अर्जी भेज दो। गांव की आबो हवा और घर के खान पान से तुम्हें आराम मिलेगा। राजेंद्र ने कहा, अम्मा, वहां के डॉक्टर की दवा चल रही है। बीच में दूसरी दवा खाने से नुकसान हो सकता है। अम्मा, बाबूजी को भी शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखाना ठीक रहेगा। कहकर उसने चोर निगाहों से विमला की ओर देखा। माजी ने आह भरकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक हैं। शहर के डॉक्टर को दिखाया था, पर उनकी दवा से उतना लाभ नहीं हुआ जितना वैद्य जी की दवा से। और बेटा, विमला ने बताया कि तुम गांव छोड़कर शहर में बसना चाहते हो। तो जैसा तुम चाहो करो, लेकिन मैं और तुम्हारे पिताजी गांव नहीं छोड़ेंगे। वैसे मुझे तो लग रहा है तुम्हें भी शहर रास नहीं आ रहा है। तुम पहले अपनी सेहत सुधार लो, उसके बाद जो चाहो करना। लेकिन राजेंद्र नहीं माना था और शहर लौट गया था। वहां जब तबीयत अधिक बिगड़ी तो कंपनी वालों ने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया। राजेंद्र के चले जाने पर विमला परेशान हो उठी। यहां परिवार को किसके भरोसे छोड़कर जाए, और ना जाए तो राजेंद्र की चिंता उसे खाए जा रही थी। माजी ने एक सप्ताह बीतते ही उससे कहा, बहू, तू राजेंद्र के पास चली जा। यहां मैं किसी तरह निभा लूंगी। मुझे भी राजेंद्र की बहुत चिंता हो रही है। विमला ने पटीदारी की एक देवरानी से माजी की मदद करने का अनुरोध किया। उसने कहा, दीदी, आप चिंता ना करिए, निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। विमला ने जाने की तैयारी की। 10 दिन बाद का टिकट मिला। यहां सब व्यवस्था करके वह अहमदाबाद पहुंची। कमरे में पहुंचने पर पता चला कि राजेंद्र अस्पताल में है। कंपनी वालों ने विमला को अस्पताल पहुंचा दिया। वह जी जान से राजेंद्र की सेवा में जुट गई। डॉक्टर दवाइयां बदलते जा रहे थे, पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। राजेंद्र की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। 8वें दिन डॉक्टर ने विमला को अलग से बुलाकर कहा, आपके साथ कोई और आया है? उसने नहीं में सिर हिला दिया और पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब? आप मुझे सच सच बताइए, इन्हें क्या हुआ है और इनकी हालत क्यों नहीं सुधर रही है? डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, आपके पति को एड्स नामक बीमारी हो गई है, जो काफी बढ़ चुकी है। अब इसका इलाज मुश्किल है। आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकती हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनका जीवन कितने दिन चलेगा। विमला को लगा कि उसके पैर के नीचे की धरती घूम रही है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह गिरने को थी, तभी एक नर्स ने उसे संभाल लिया। उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसके रक्तचाप की जांच हुई तो वह काफी बढ़ गया था। उसे देखकर डॉक्टर ने बताया कि वह मां बनने वाली है। विमला को होश आया तो उसने स्वयं को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। वह झटके से उठ बैठी। मुझे क्या हो गया था? मेरे पति कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलिए। राजेंद्र ने उसे नर्स के सहारे आते देखा तो घबरा गया। विमला,
तुम्हें क्या हो गया? डॉक्टर ने उत्तर दिया, आपकी पत्नी मां बनने वाली हैं। इनका रक्तचाप भी बढ़ा हुआ है। इनकी देखभाल के लिए परिवार के किसी व्यक्ति को बुला लीजिए। आप भी अब घर जा सकते हैं। विमला औसन्न सी राजेंद्र को देख रही थी और राजेंद्र उसे। विमला को राजेंद्र के जीवन की चिंता थी, तो राजेंद्र को वैद्य काका की बात चिंतित कर रही थी। उन्होंने कहा था अपनी पत्नी को अपने संसर्ग से बचाना। पत्नी के साथ उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए भी उसका मन हाहाकार कर उठा। मैंने यह क्या कर दिया? अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर लिया। गांव में रहने वाले अपने दोनों बच्चों और माता पिता के चेहरे भी उसके सामने घूम गए। वह हताश और लुटा सा बैठ गया। विमला ने पति को साथ लेकर घर लौटने की तैयारी की। कंपनी वालों ने उसकी व्यवस्था कर दी। उनके साथ एक सहयोगी को भेजा और बकाया वेतन के साथ 1 महीने का अग्रिम भी दे दिया। विमला ने भरे मन से सबसे विदा ली। गांव पहुंची तो सास ससुर से डॉक्टरों द्वारा जवाब देने वाली बात नहीं बताई। जानती थी सुनकर वे भी हताश होकर बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन वैद्य जी को उसने पूरी बात बता दी। वैद्य जी ने कहा, बेटी, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि इनका कष्ट कुछ कम हो जाएगा और जीवन की अवधि कुछ और लंबी हो जाएगी, लेकिन रोग इतना बढ़ गया है कि बचा पाना मुश्किल है। वैसे भगवान पर भरोसा रखो, उसकी कृपा हो तो सब कुछ संभव है। राजेंद्र ने स्वयं अनुभव किया कि वैद्य जी की दवा से उसकी पीड़ा कम हुई है। विमला की सेवा और गांव की आबो हवा, बच्चों और परिवार का साथ, सब कुछ उसे आराम दे रहे थे। राजेंद्र साल भर तक जीवित रहा। इस बीच विमला ने एक कन्या को जन्म दिया। वैद्य जी की औषधि से जच्चा बच्चा दोनों के जीवन की रक्षा हुई थी। राजेंद्र की मृत्यु के बाद विमला ने बहुत धैर्य और बहादुरी के साथ परिवार की जिम्मेदारी उठाई। बूढ़े सास ससुर की सेवा, बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई, खेती का सारा कार्य वह अकेले संभाल रही है। साथ ही एक अस्पताल में नित्य जाकर एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने का जिम्मा भी इसने उठाया है। बच्चों को स्कूल भेजकर स्वयं वहीं जा रही है। विमला के प्रति पूरे गांव की संवेदना और सद्भावना है, लेकिन उसके लिए बच्चों के मुंह से यही शब्द सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, मैं विमला से मिलने जाऊंगी और गांव के बच्चों को समझाऊंगी। मैं विमला के घर गई तो देखा कि उसका घर पूरे गांव के सभी घरों से साफ सुथरा है। लंबरदार काका और काकी काफी वृद्ध हो गए थे। नजर कमजोर होने के कारण पहचान नहीं सके। मैंने अपना नाम बताया तो काका रोते हुए कह पड़े, अरे बिटिया, तुम हमारे घर आई? हमारे घर तो लोगों ने आना ही छोड़ दिया है। काकी बोली, हम तुम्हें गले से भी नहीं लगा सकते। हमारी बहू हमारी सेवा करती है, रात दिन हमारे साथ रहती है, लेकिन हमें तो यह बीमारी नहीं लगी। बेटी, भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया। तुम हमारे लिए दुआ करना कि हमारी बहू स्वस्थ हो जाए, उसके बच्चों को यह बीमारी न लगे। बिटिया, क्या सचमुच छूने से यह बीमारी लग जाती है? मैंने काकी और विमला को अंकवार में भरते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं कि यह छूत का रोग नहीं है। जो बचाव के तरीके हैं उन्हें लोगों को समझाने की जरूरत है। सब जगह डॉक्टरों के सुझाव लिखकर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और आपकी बहू ने तो अपने साहस से यह सिद्ध कर दिया है। मैं अपने घर लौटकर आई तो देखा बच्चे सिर झुकाए क्षमा की मुद्रा में खड़े हैं। मैं समझ गई कि उन्हें समझा दिया गया है। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराई तो वे बोल पड़े, हम अब बिमला काकी को एडिया ही नहीं कहेंगे, बहादुर काकी कहेंगे। संवेद स्वर में उनकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि वे बिमला की सहनशीलता, संघर्ष और साहस की जय बोल रहे हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।